नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं कि न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुख करेंगे खबरों का। सरोवर नगरी नैनीताल में उच्च न्यायालय उत्तराखंड व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में आज सिविल कोर्ट परिसर में चीना बाबा तक नशा मुक्त उन्मूलन मशाल रैली निकाली गई। नशा मुक्त रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हाथों में मशाल लेकर जन जागरूकता अभियान चलाकर नशे से दूर रहने का बड़ा संदेश दिया है। उत्तराखंड में और पूरे भारतवर्ष में नशे की बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि जन जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि जनता को नशा मुक्ति के दुष्प्रभाव से बचाया जाए और नशा मुक्ति की तरफ बनाया जाए। तो इसलिए एक सप्ताह के लिए ये कार्यक्रम चला जाएगा। आज एक छोटा सा आगाज़ किया गया है जिसके तहत एक रैली निकाली जाएगी और आम जनता को जागरूक किया जाएगा। अप्रैल में इससे एक बड़ा व्यापक अभियान चलाया जाएगा। गढ़वाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गुरुवार को भाजपाइयों ने चुनावी कार्यालय में जश्न मनाया। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों पर नाचकर जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांसद अनिल बनाने को टिकट मिलने के बाद में कार्यकर्ताओं ने खुशी की लहर जाग उठी है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि इस बार गढ़वाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की नीति से मैं बखूबी मुझे संज्ञान में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी घोषित होता है उसके लिए सारे कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और ये इस समय आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमान अनिल बलूनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रीय जनता और हमारे विधानसभा के जो जितने भी जनमानस है सभी में एक हर्ष का माहौल बना है, खुशी का माहौल बना है कल से कि हमें एक प्रत्याशी मिला है और ऐसा प्रत्याशी मिला है जो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बहुत सालों से जो है काम में है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सीएए के बाद यूसीसी पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी सरकार की यूसीसी बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। यूसीसी के विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी देते हुए राजभवन को भेज दिया है। इसके साथ ही सरकार ने राष्ट्रपति की इस मंजूरी की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसकी अन्य औपचारिकताएं होना बाकी है। माना जा रहा है कि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द कानून लागू करने के लिए नियमावली को मंजूरी देना और कानून को सख्ती से राज्य में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के ऐसा करने के बाद आजादी के बाद देश के इतिहास में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। वहीं विपक्ष ने चुनाव से पहले यूसीसी और सीएए लागू करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही विपक्ष ने टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि वो जनता से किए हुए वादे को पूरा कर रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से जो वादा किया था यूसीसी लाने का, उसे पूरा किया गया है। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार यूसीसी और सीए के सहारे चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है? आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव पास आते ही देश और प्रदेश में तमाम नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। चुनाव से पहले देश में जहां मोदी सरकार ने सीए लागू कर बड़ा दांव खेला है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। माना जा रहा है कि धामी सरकार जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था। नतीजे पक्ष में आने के बाद अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही
सीएम धामी ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाने को मंजूरी दी थी। वे राष्ट्रपति की हरी झंडी के बाद अब धामी सरकार नियमावली को मंजूरी देकर यूसीसी को सख्ती से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। यूसीसी को या सीए बोलिए, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई होगी, पर मेरा ये कहना है कि टाइमिंग को लेकर कांग्रेस को थोड़ा संशय है, क्योंकि हम ये मानते हैं पोलराइजेशन ऑफ वोट की नियत से ये कानून लाया गया है और इलेक्शन में डर का वातावरण पैदा करने की भी नियत थी। अगर बीजेपी इतनी इसके लिए गंभीर थी तो उनका जो समय था 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, 10 साल में इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई? आपको बता दें कि धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसी साल 2 फरवरी को कमेटी ने मुख्यमंत्री को 740 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। इसका परीक्षण कराने के बाद सरकार ने 4 फरवरी को कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक को मंजूरी देते हुए 6 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया। हालांकि कांग्रेस विधायकों ने विधेयक में संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति के हवाले करने का सुझाव दिया, लेकिन सदन में पक्ष विपक्ष में हुई चर्चा के बाद 7 फरवरी को सर्वसम्मति से इसे ध्वनिमत के साथ पारित किया गया। वहीं चुनाव से ठीक पहले यूसीसी और सीए पर मचे सियासी बवाल के बाद विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ये यूसीसी के मामले में ये सब चुनावी स्टंट है। चुनाव को देखते हुए यूसीसी लेके आए। उत्तराखंड कहते हैं पहला राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए ना विपक्षों की राय ली, ना जनता से उन्होंने सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि 2 लाख सुझाव हमने मांगे, वो किन से सुझाव मांगे आज तक उनका पता नहीं चल पाया। यूसीसी सिर्फ चुनावी स्टंट है और इससे भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होने वाला नहीं है और इनके जुमलों को राज्य की जनता भली भांति समझ चुकी है। देखिए, यूसीसी समान नागरिक संहिता जो है वो ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हमें अभी यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें जो आवश्यकता थी वो थी कि यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको यहाँ की रोज़गार में तवज्जो मिले, उनको उनका अधिकार मिले। आप ये देखिए कि यूसीसी लागू करने के बाद आप मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए हम देवभूमि की बात करते हैं, आप इसमें लिव इन रिलेशन को लेके आ रहे हैं कि लिव इन रिलेशन का अब रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये बहुत ही दुखद है। अव्वल तो हमें इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। देखिए, यूसीसी इस राज्य के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूसीसी से राज्य की जो महिलाएं हैं वो सशक्त होंगी। महिलाओं के अंदर जो आज तक जो एक अलग से भाव रहता था कि कल उनके साथ क्या होने वाला है, 3 तलाक का विषय था, दूसरे तलाक के विषय थे, लिविंग एंड रिलेशंस के जो विषय आ रहे थे, उससे जो घटनाएं हो रही थी, इन सब पर रोक लगेगी। इस राज्य में सबको समान नागरिक संहिता के आधार पर उनको अधिकार मिलेगा। कहीं किसी का धर्म का अतिक्रमण नहीं है। हाँ, विपक्ष लोगों को दुर्भावना से, दुराग्रह से भ्रमित करने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सीए के बाद यूसीसी के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां भाजपा जनता से फिर किए हुए वादे को पूरा करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार के फैसले की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में यूसीसी और सीए का कितना असर जनता में देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड की खबरों में रुक करते हैं खबरों का। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तराखंड के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है, जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के द्वारा बताया गया है कि आने वाले 5 से 7 दिनों में उत्तराखंड का मौसम शुष्क रहने वाला है। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहने के आसार है। उन्होंने बताया कि मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जो 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक होगा। वहीं पहाड़ों पर 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 18 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान बना रहेगा। देखिए, अभी तापमान की बात तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में अभी काफ़ी डिफरेंस हो गया है। जैसे आपने बताया, सुबह और रात के वक्त
काफ़ी ठंडा है, लेकिन दिन में धूप निकल आती है तो जो है मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम के बीच का डिफरेंस करीब 14-15 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके चलते जो है खांसी जुकाम या इस टाइप की बीमारियां लोगों को अक्सर जो है देखने को मिलती है। तो इस मौसम में ये कि जो सावधानी बरतें और जो वल्नरेबल पीपल हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो वो जो है सुबह के टाइम या रात के टाइम में गर्म कपड़े पहन के रखें, क्योंकि अभी भी जो है टेम्परेचर प्लेन्स में बात करें तो 12-13 है मिनिमम जो है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगाने के साथ ही केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, राज्य प्रदूषण बोर्ड और 3 सप्ताह में जवाब पेश करने की बात कही है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद फिर से तिथि नियत की है। जो ट्रंचिंग ग्राउंड लाल पानी गुमानीवाला में बन रहा है, उसको चुनौती देते हुए आशुतोष शर्मा ऋषिकेश निवासी द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है, उसके तहत जो है 500 मीटर की जहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड से 500 मीटर की परिधि तक कोई आबादी वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वाटर लेवल्स जो गंगा से भी उसकी दूरी होनी चाहिए। पहले हमने रिट याचिका दायर की थी, उस समय तक उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया था और लेकिन काउंटर मांगा था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने शिरोमणि कमेटी, अमृतसर नगर निगम हरिद्वार समेत राज्य सरकार 2 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही गई है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह की बाद की तिथि निर्धारित की है। बड़ी प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा ये याचिका दायर करी गई थी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में। इसमें मुख्य रूप से हमने जनहित याचिका में ये कहा है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी जो हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप था, जहाँ गुरु नानक देव जी आए और उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी, वो गुरुद्वारा कहीं ना कहीं किसी वजह से सिखों से वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता था, उस जगह पे वो सिखों से जगह जो है वो ले ली गई। वो सारी चीज़ों को देखते हुए ग्रेट रिसेंटमेंट है अमंग दी सिख कम्युनिटी। ये डिमांड जो है कि वहाँ पे दोबारा से एक गुरुद्वारा इस्टेब्लिश करने की अनुमति दी जाए। एविडेंसेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं और पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, राइटिंग्स हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। खबर गदरपुर से, जहां पर अवैध कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा है, जिससे बिना नक्शा पास कराए है निर्माण करवाया जा रहा था। भूमाफियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि साल 2005 में पंतनगर में सिडकुल की स्थापना की गई थी। क्षेत्र में लगभग 600 फैक्ट्रियां इस समय चल रही हैं। सिडकुल बनने के बाद ऊधम सिंह नगर जिले के मैदानी क्षेत्र में किसानों की जमीनों के रेट आसमान छूने लगे। अधिकांश कृषि भूमि प्लाटिंग का कार्य होने लगा। वर्तमान में भी भूमाफियों का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, परंतु माफिया द्वारा बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से प्लाटिंग का काम चलाया जा रहा था, जिसके खिलाफ प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। अनधिकृत कॉलोनी है और इस अनधिकृत कॉलोनी में विधिवत जो है चालानी कार्रवाई की गई थी और चालानी कार्रवाई के बाद इसमें विधिवत ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो चुके हैं। तो ध्वस्तीकरण आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। आज सर क्या अनियमितताएं थी इन कॉलोनियों में? सर क्या नक्शा पास नहीं है, कोई भी रूप से इन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी है। अच्छा, इसका मतलब कह सकते हैं कि अवैध कॉलोनियां हैं, तो अभी और कहीं भी कार्रवाई है? 2 कॉलोनी पे कार्रवाई होनी? अभी आप जैसे जैसे निर्देश होंगे, अभी फिलहाल जो निर्देश हैं उतने ही कर रहे हैं। उसके खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बुद्ध पार्क में
ओखलाकांडा और धारी ब्लॉक से आए दर्जनों ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में यहां पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि काठ गोदाम हेड़ा खान कलश द्वार मोटर मार्ग पिछले 15 साल से क्षतिग्रस्त है। कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। सर्वे पर सर्वे कराया गया, फिर भी सड़क नहीं बन पाई है। इसके आगे कहा कि यदि सड़क निर्माण नहीं करवाया गया तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। शिव के रास्ते को जाने वाली कैलाश द्वार बबियाल पदमपुरी हड़ा खान सड़क 15 वर्षों से क्षतिग्रस्त है। सड़क को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी से मेरा निवेदन है कि धरती से लेकर आसमान तक आपकी सरकार है, आप इन ग्रामीणों के दुख को समझिए। हम किसी विरोधाभास से नहीं आए। संज्ञान ये है एनडी तिवारी के समय की रोड जो कि मतलब 15 साल से बंद पड़ी है। रोड का नाम है पदमपुरी हड़ा खान काठ गोदाम, जिससे कि उसी में आगे मैं खुद बसागत हूँ। मेरा नाम है भोलादेव सुयाल। और जहाँ पर रोड टूटी है गड़ा खान डांग बंगले के बगल में किलोमीटर मेरे ख्याल से 27 है। सड़कें तो खराब ही क्या है, बिल्कुल ख़त्म है। सड़क तो है ही नहीं, जो थी वो ख़त्म कर दी, उसमें कुछ संज्ञान ही नहीं ले रहे ये लोग। हम तो थक गए हैं, मतलब परेशान है। बीमारों को कंधे में चारपाइयों में लेके जाना पड़ रहा है। काश्तकारों को मतलब इतनी परेशानी है कि मतलब काश्तकार लोग भी पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे वहाँ से। क्या करें, रोड नहीं है तो क्या करेगा लोग। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर खटीमा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में जादवपुर खटीमा निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है आरोपी को। आपको बता दें कि अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में दुष्कर्म के आरोप में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके घर पर कार्रवाई की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसके धरपकड़ के लिए तलाशी की जा रही थी। ये जो अभियुक्त है नितिन सुनाड़ा जादवपुर के रहने वाला है, इसके विरुद्ध दिनांक 13/3/2024 को धारा 377 और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद इस अभियुक्त की तलाश थी, जिसको आज जो है गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। खबर उधम सिंह नगर से है, खटीमा में जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत कौर के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बीएलओ कार्य में मुक्त कराने की मांग की है। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के चलते बीएलओ का काम करने के लिए सहयोग की अपील भी की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके विभागीय कार्य अधिक होने के चलते वो बीएलओ का काम नहीं कर पाएंगी, असमर्थ हैं, इसलिए उनको बीएलओ के काम से मुक्त किया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि 18,000 रुपए मासिक वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर पहले से ही आंदोलन चलाया जा रहा है। ऐसे में जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अपना सहयोग नहीं करेंगी। वहीं रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों से संबंधित पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन को मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया गया है। भारत सरकार के सामने अपने मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि हम निर्वाचन आयोग की ड्यूटी हम समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां नहीं करेंगी जब तक कि वो हमारा मानदेय 18,000 रुपये नहीं करते हैं। शासन काम लेगा, हम शासन का काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा पर डे का मानदेय जो है 600 रुपये पर डे कर दिया जाए, जिससे हमारी आजीविका और हमारा घर चल सके। लोकसभा नहीं बढ़ेगा तो हम नहीं करेंगे। हम समस्त कार्यकर्तियाँ एप्लीकेशन देने आए हैं एसडीएम साहब को कि हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे, बीएलओ की ड्यूटी। देखिए, खटीमा क्षेत्र की हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जो बीएलओ का काम देख रही हैं यहाँ पर हमारे खटीमा क्षेत्र में, और उनके द्वारा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जो हमने उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित भी कर दिया है। उनकी डिमांड है कि जो उनको मानदेय दिया जा रहा है काफ़ी कम है,
उनके कार्य के अनुरूप नहीं है, तो वो हमने शासन को तत्समय भेज दिया था। पुनः ये हमारे पास आई हैं और कह रही हैं कि हम BLO को कार्य करने में असमर्थ हैं। लेकिन क्योंकि अब 3-4 दिन के अंदर हमारे यहाँ पर आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और लोकसभा इलेक्शन हमारे सर पर हैं, तो उनसे हमने अनुरोध किया है कि हम हमारा सहयोग करेंगे और जिसमें वो राजी भी हो गए हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।